बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ग्रीन इनक्लेव एक प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट जो है फेडरल एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के ज़िम्मा है। काफ़ी अरसा हो गया, 15-16 साल हो गए, लोगों से पैसे लिए गए, सरकारी मुलाजमीन से पैसे लिए गए, लेकिन अभी तक प्लाट उनको नहीं दिए गए। ये मामला वफाकी मौसम में चला गया। वफाकी मौसम ने फेडरल एम्प्लॉइज़ गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी को भी पाबंद किया और जो इनका को पार्टनर है स्काई गार्डन वाले, उनको भी पाबंद किया कि एक वक्त मुकर्रर किया जाए लोगों को प्लाट देने के लिए। अब मैं दिलचस्प बात इसमें बताऊं कि पाकिस्तान के जो हमारे सरकारी इदारे हैं उनकी तो नाअहली अपनी जगह पे है। वो कितने नाअहल हैं, कितना काम करते हैं, कितने काम चोर हैं, कितनी लूट मार करते हैं, वो अलग से कहानी है। फेडरल एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी में किस तरीके से लोगों को लूटा जाता है या मुतासरीन के नाम पे पैसे लूटे जाते हैं, वो एक अलग से कहानी है। अब इसमें स्काई गार्डन जो है वो उसकी एक नई वारदात है। कभी मेरा तो ध्यान इस तरफ गया ही नहीं था कि स्काई गार्डन किस तरीके से दीमक की तरह इसको चिमटी हुई है। स्काई गार्डन का जो मालिक है, जिसका नाम बताया जा रहा है कि वो एक किसी दूसरी पहले यानी सरकारी तौर पे कि एक इदारे में नायब कासद था जिसका नाम है चौधरी इस्माइल, और अभी वो इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं मौसूफ कि मेरे डायरेक्ट ऊपर तल्लक हैं भाई, ऊपर तल्लक हैं आपके जिससे भी तल्लक हैं। उसने आपको ये तो नहीं कहा कि करप्शन खुल के करें, ये तो नहीं कहा कि सरकारी मुलाजमीन के पैसे अगर हाउसिंग अथॉरिटी ने ले लिए हैं तो आपने डिलीवर नहीं करना। तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा हाउसिंग अथॉरिटी को भी और चौधरी इस्माइल को भी। और चौधरी इस्माइल का मज़ीद माजी भी हम खंगालेंगे, क्योंकि माजी में भी इसने एक हाउसिंग सोसाइटी शुरू की थी जिसका नाम कैबिनेट डिवीजन कहा जा रहा है या कुछ कामनर टाउन के हवाले से। फिर इसने स्काई गार्डन बना ली और इसमें बेशुमार लोग हैं इसके मुतासरीन में, वो एक अलग से कहानी है। लेकिन वफाकी महोत्सव का एक फ़ैसला आया, उसके ऊपर आज हम प्रोग्राम करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। वो बताएंगे कि ये क्या जुल्म हो रहा है सरकारी मुलाजमीन के साथ कि पूरे इस्लामाबाद के जितने सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने पैसे पूंजी जमा करवाई हुई है, वो पैसे अकाउंट में पड़े हुए हैं या कोई इस्तेमाल कर रहा है कोई पता नहीं, लेकिन प्लाट नहीं डिलीवर हो रहे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी मंगल साहब। संधू साहब, डाउन पेमेंट ली हुई है प्लाटों की और प्लाट डिलीवर नहीं हो रहे। मंगल साहब, एक तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, डिलीवर हो रहे हैं। वो कैसे? हाँ, वो जहाँ पे करने वहाँ हो रहे हैं। अच्छा, जिनको करने हैं, जिनको करने उनको हो रहे हैं, माड़े बंदे को नहीं, माड़े मुलाजिम को नहीं। मैं थोड़ा सा ये इसलिए बात की है कि मेरे पास एक ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें सेक्टर G13, सेक्टर G14 में क्रिएशन ऑफ प्लॉट्स, मिस यूज ऑफ रेलवे लैंड एंड ऑल विदाउट द अप्रूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। प्लाट तो डिलीवर हुए, ये था ना कि प्लाट डिलीवर नहीं हो रहा है। मतलब है कि जी मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है, जिनके पास सोटा है उनको दे रहे हैं, उनके पास टोटा है। हाँ जी, ठीक है जी। तो लिहाजा एक तो हम अपनी स्टेटमेंट करेक्ट करते हैं कि डिलीवर हो रहे हैं, लेकिन डिलीवरी का टाइम कुछ और है और उसके पैरामीटर्स कुछ और हैं। और ये जो सर जी ये फैसला आया इसका फाकी महोत्सव, तंग आमद बजांग आमद ना, लोग गए जी, तंग आमद बजांग आमद। अब उन्होंने किस किस को पाबंद किया है? देखें जी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहा कि नोटिस लें आप इसका। बिल्कुल लेना चाहिए वज़ीर आज़म को, बिल्कुल। लेकिन इसमें अगर हम थोड़ा सा ना, मैं 2-4 मिनट आपके लूँ कि ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी है क्या। ओरिजिनली ये हाउसिंग फाउंडेशन थी। इसका काम ये रखता कि जो CDA प्लाट देता था ना, 20% कोटा इनके मुलाजमीन को, उसका इन्होंने रिकॉर्ड रखना होता था और मेलोडी में इनका ऑफिस होता था। जी जी। बहरहाल वहाँ से बढ़ते हौसला बढ़ा इनका, तो इन्होंने उसको हाउसिंग अथॉरिटी बना लिया। अब बात यह है कि मांगर साहब, पहली बात, आप CDA ऑर्डिनेंस की ये वायलेशन में हो रहा है सब कुछ। CDA ऑर्डिनेंस का जो प्रेम्बल है उसमें लिखा हुआ है, फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल साइट, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। 906 स्क्वायर किलोमीटर। अब आगे जाके जो सेक्शन 2 है डेफिनेशंस का, उसमें कैपिटल साइट को डिफाइन किया गया है। कैपिटल साइट है कि एरिया रिजर्व्ड फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल आउट ऑफ द स्पेसिफाइड एरिया। ये स्पेसिफाइड एरिया। अब बात ये कि स्पेसिफाइड एरिया में नथिया गली भी आता है, पिंडी का भी एरिया आता है, टक्सला का भी आता है, पिंडी गेप का एरिया भी आता है,
गुजर खान का भी एरिया आता है कुछ। हम्म, तो उसमें से एक साइट लगाई कि 906 स्क्वायर मीटर कैपिटल साइट होगी। ठीक। सो फॉर कैपिटल साइट 906 स्क्वायर मीटर CDA इज देयर। और जो इसका अपना एक्ट है फेडरल एम्प्लॉइज गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी का, उसमें लिखा हुआ इट वुड ऑपरेट इन स्पेसिफाइड एरिया, नॉट एवरीवेयर। नॉट इन द कैपिटल साइट। अब इन्होंने उसकी क्या डेफिनेशन निकाली कि जी वो एरिया जहां स्पेसिफाई हम कर लेंगे। भाई इट इज नॉट, CDA इज द प्राइमरी एजेंसी। अच्छा, इन्होंने कहा कि स्पेसिफाइड एरिया वहां शुरू होगा जो जहां हम खड़े होंगे। हम खड़े होंगे। जबकि इनके एक्ट को पढ़ें, इस्लामाबाद की 3 लिमिट्स हैं सर। सबसे पहले है स्पेसिफाइड एरिया लिमिट्स, जो मैंने आपको बताई है। उसके अंदर फिर ICT लिमिट्स है, कैपिटल साइट है। उसके अंदर फिर म्यूनिसिपल लिमिट्स है। ये तो म्यूनिसिपल लिमिट्स में आके ऑपरेट कर रहे हैं। चलो, ये मैंने कानूनी पोजीशन आपको बताई। अब आ जाएं कि जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात हम करें। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 2009 में मेरा ख्याल है 8 में कहीं, ये ग्रीन एनक्लेव 1 और 2 है, दोनों डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं। ये स्काई गार्डन, इससे पहले एक ग्रीन एनक्लेव 1, या उसको ग्रीन ट्री हम नाम के कहते थे। ये 2 अलग-अलग प्रोजेक्ट हैं। दोनों की डिलीवरी का एक ही हालत है। 2008 में इसके लिए कमेटी बनी। उस वक्त अभी ये हाउसिंग फाउंडेशन थी कि CDA का बंदा भी होता था इसमें। बहरहाल, जब ये ज़मीन के लिए चले, ग्रीन एनक्लेव 1 की बात अब शुरू हुई, 2 की बाद में आती है। ग्रीन एनक्लेव 1 जब शुरू हुई तो जनाब उसके लिए मैं भी उसका हिस्सा था। साइट विजिट के लिए गए तो मैंने कहा कि ये साइट सूटेबल नहीं है। एक तो CDA के कवानीन आपको अलाउ नहीं करते कि आप इधर स्कीम बनाएं, ये जोन 4 में आती है। नंबर 2, मैंने अपनी को ऑब्जर्वेशन दी कि इसको एक्सेस नहीं है, डिफ़िकल्ट है, टोपोग्राफी डिफ़िकल्ट है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सूटेबल ही नहीं है, दूर है। ये मेरा ख्याल 101 या 102 बोर्ड, इस्लामाबाद का एरिया ना, इस्लामाबाद का एरिया जोन 4 में। लेकिन ये स्काई गार्डन का निकाह कैसे हो गया? मैं बिल्कुल आता हूँ। मैं थोड़ा सा आप दे मुझे टाइम। आपको ग्रीन एनक्लेव 1 क्लियर होगा तो फिर आप चलेंगे, 2 भी वैसे ही आया। अच्छा, जब वहां पे हुआ तो मैंने सारी ऑब्जर्वेशन आज भी लिखी पड़ी हैं। तो बाहर रातों रात जमीन की ट्रांजैक्शन हो गई। मैं ग्रीन एनक्लेव 1 की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया। मैं भी उस कमेटी में था। हमने अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि ना अप्रोप्रिएट एक्सेस है, डिफ़िकल्ट लैंड है, दूर है, अफोर्डेबल हाउसिंग समथिंग एल्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, ये सारी ऑब्जर्वेशन थी। बहरहाल फिर प्लान इसका अप्रूवल के लिए आया CDA में। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मेरी रात को 9:30 बजे ट्रांसफ़र की गई। क्योंकि पहले मुझे कहा गया कि जी इस तरह ये केस है तो इसको आपने बैठना, इसकी अप्रूवल इशू करनी है। तो जब मैंने नोट भेजा कि जी इसके तो ये पैरामीटर्स पूरे नहीं हैं, कि मसलन ओपन स्पेसेस 15% होनी चाहिए, 8% थी। फिर मैंने कहा डिफ़िकल्ट टोपोग्राफी है, मुझे पानी का सिस्टम बताएं, लेके कैसे जाना है, एक्सेस कैसे देनी है, ड्रेनेज कैसे आपने सेट करनी है, कुछ नहीं था। तो मुझे 9:30 बजे फ़ोन किया गया कि जी आप चले जाएं, आपकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर जो हुआ वो सारा हुआ। गाब मगज। आज 2009 की बात मैं कर रहा हूँ। आज 2025 में इनसे पता किया जाए कि वो जो ग्रीन एनक्लेव 1 है उसमें कितने % लैंड डिलीवर की जा चुकी है और कितने % नहीं कर रही, और कितने % लैंड यूटिलाइजेबल है। मतलब प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा है? नहीं, बढ़ ही नहीं सकता। 400 फुट ऊंचे यार पहाड़ है। सिर्फ 35% जमीन लेवल थी, लेवल में जो यूज की जा सकती, लेवल नहीं जो यूज की जा सकती थी। अब आ जाएं उसके बड़े मतलब मैं सुओ मोटो भी बताया आपको, स्टैंडिंग कमेटी में भी मेरी पेशी हुई कि इन्होंने कहा कि ये नहीं करता। लाशारी साहब सेक्रेटरी हाउसिंग थे। तो मैंने कहा जी इन्होंने ये एग्रीमेंट किया हुआ है, ये पूरा कर दें, कर लें। अब आ जाए कि अब अभी ये प्रोजेक्ट डोल ड्रम में ही था, ग्रीन एनक्लेव 1 अभी भी तो डोल ड्रम, अभी भी उस वक्त तो बिल्कुल ही था।
तो फिर हाउसिंग अथॉरिटी ने ये काम शुरू कर दिया कि जी लोगों के साथ जॉइंट वेंचर किया जाए। ये स्काई गार्डन और भी इन्होंने किए, मतलब चक्री पे भी इन्होंने किया, जो कि बाद में डिस्कार्ड किया। अच्छा, उस साथ ही इन्होंने एक लिस्ट बना ली कि जो जो बंदा भी इसमें प्लाट ऑफर ऑफ अलॉटमेंट के लेना चाहता है ना, वो इतने पैसे जमा कराए तो हम उनको ऑफर ऑफ अलॉटमेंट इशू कर देते हैं। लिहाजा इन्होंने मुझे लाखों का, लेकिन हजारों लोगों को इन्होंने ऑफर ऑफ अलॉटमेंट इशू कर दिया, पैसे लेकर रख लिए। अब लैंड ही मैनेज हो रही। तो वो तो लैंड इसने देनी थी ना, स्काई गार्डन ने। इस तरह के और बहुत है। अच्छा, मतलब चक्री पे एक प्रोजेक्ट डिस्कार्ड करना पड़ गया इस तरह का। नहीं, वो चक्री तो उधर है ना, ये तो उसके बिल्कुल अपोजिट मैं कह रहा हूं, और मैनी अदर थिंग्स ना। हाँ जी। इसमें जनाब ये भी आ गया। ये एक्चुअली स्काई गार्डन जो है, ये बेसिकली कॉमनर्स टाउन की एक हाउसिंग स्कीम है। हाँ, ठीक है जी। जो कि विदाउट अप्रूवल कह लें या बड़ी देर से डंप हुई पड़ी थी। अब उनको ख्याल आया कि यार अब हाउसिंग, बड़ा अरसा गुजर गया, जो अलाटीज है उनको पता नहीं याद रहा जी नहीं रहा, तो वाई नॉट के इनके साथ जॉइंट वेंचर कर लिया जाए। लिहाजा फिर कॉमनर्स जो स्कीम थी, या उसके मालिकान थे, या उसके शेयर होल्डर थे, या उसके जो आप कह लें स्पॉन्सर्स थे, उन्होंने जनाब फिर आज से 8-10 साल पहले उन्होंने आके जो है ना जॉइंट वेंचर किया फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन के। नहीं तो ये हाउसिंग अथॉरिटी के जो अफसरान हैं, ये चौधरी इस्माइल से बड़े यरकते हैं, हालांकि वो एक इदारे का नायब कासिद है उसने, और डिलीवर उसने कुछ भी नहीं किया। मांगट साहब, बात यह है ना कि जब आप नायब कासिद था उस वक्त तो कोई भी नहीं डरता था। आप तो कॉमनर्स टाउन का वो ज़मीन का मालिक कह लें, स्पॉन्सर कह लें, प्रोप्राइटर जो भी कह लें, अब उससे तो डरेंगे नहीं। या तो उसने डिलीवर किया हो सर, डिलीवर करें, फिर डरने की जरूरत ही नहीं थी। इधर सीडीए का माली जो नजीर चौहान है वो वकला को हाथ लगा गया, इधर ये नायब कासिद जो है वो पूरे शहर के मेरे भाई बात यह कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इनकी जो ग्रीन एनक्लेव 2 है स्काई गार्डन, इसके लेआउट प्लान में इन्होंने कई दफा एफिडेविट दिया है, कब्रिस्तान की जमीन ही नहीं है ये स्काई गार्डन के जी। 147 कनाल जमीन थी। पहले एफिडेविट दिया कि जनाब 6 महीने में हम आपको ये पूरी कर देंगे। बात ये 6 महीने में कर देंगे क्या, 6 महीने के बाद हाउसिंग अथॉरिटी ने कोई नोटिस लिया, फिर उसने रिवाइज्ड प्लान जमा करा दिया, और उसमें से कब्रिस्तान वाला एफिडेविट गैप एक सादा पेपर किसी ने लेके दे दिया। वहां पे मैं कहता हूं कि 3 चीजें बड़ी अहम है। नंबर 1 कि क्या जमीन की वेरिफिकेशन करवाई गई बिफोर गोइंग इनटू जॉइंट वेंचर। नंबर 2 कि इसके जो लेआउट प्लान रिवाइज होते रहे, क्या उनमें फ्लॉज हैं, क्या उनमें इरेगुलरिटी हैं, जैसे एक तो मैंने पॉइंट आउट की। तीसरा कि क्या कोई टाइमलाइन थी कि जनाब ने आपने इस टाइम में आपने डिलीवर करना है, प्रोजेक्ट आपने हैंड ओवर करना है। अगर नहीं थी तो फिर जिन्होंने जो जॉइंट वेंचर किया, डायरेक्ट जॉइंट वेंचर होंगे, कोई डायरेक्टर लैंड होगा। साहब आखिरी सवाल, 2009 में पैसे जमा हुए, 2025 आ गया, वो जो पैसे जमा हुए, अब केस किस पे बनेगा, स्काई गार्डन पे या हाउसिंग अथॉरिटी पे? हाउसिंग अथॉरिटी पे। स्काई गार्डन बरी? स्काई गार्डन बरी नहीं है, स्काई गार्डन को पकड़ेगी अथॉरिटी। देखें सर, एक प्राइवेट लैंड का मालिक है, एक लेने वाला है, दो के दरमियान गारंटर कौन है? तो मुलाजमीन ने जो पैसे जमा करवाए, वो हाउसिंग अथॉरिटी को कराए हुए नहीं, जो उनके पैसे को बचत का कुछ चांस है? पैसे उनके कहीं नहीं जाते। वो तो देखें सर, 2009 में डॉलर कितने का था और आज डॉलर है 283 का। सर जी देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं मांगड़ साहब, फाकी मौसम साहब का फैसला है ना, जो इसी में जो पटिशनर हैं उनको जाना चाहिए लेके कि जनाब हमारे पैसे की कीमत तो देखें। ये बड़ा अहम। देखें, जब सीडीए कभी पैसे वापस करता है, कभी तो होता यह है कि जो उस वक्त लिए थे और फिर प्लस काइबोर लगा के फिर वापस किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इधर काइबोर की बजाय इनको जाना चाहिए, आप वाली बात का, डॉलर। मैंने दिया 80 रुपये डॉलर था, अब 280 रुपये है। हाँ जी, मेरा पैसा डी वैल्यू हुआ है। हाँ जी, मैं दी तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जनाब इनको इस बात पे पकड़ा जाए कि ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट था या नहीं था। अगर टाइम बाउंड था तो आपने क्यों नहीं डिलीवर किया? आप हमें प्लॉट अरेंज करके दें इतने अरसे में, यू हैव टू, एंड सर्विस्ड प्लॉट, नॉट के हवा में। इनका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है।
दे शुड परसू इट। और अब तो और स्ट्रांग हो गया कि फाकी मौसम साहब ने कहा है कि जी हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो उनको टाइम फ्रेम देगी कि हम कब डिलीवर करेंगे, तो इनको परसू करना चाहिए। मैं जैसे थोड़ा सा बताऊं कि मेरा एक फ़ैसला दिया था फाकी मौसम साहब ने तैयब उर्दगान पुल वाला, खैर सीडीए ने कुछ नहीं किया, जुलाई का था, तो मैं गया हूँ इम्प्लीमेंटेशन में, जाना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में कि जनाब ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग केस, बट इफ दे परसू इट, और दूसरा उसको बड़ा डेलिब्रेशन करके बड़ी पेटेंट किस्म की ना कंप्लेंट बनानी चाहिए कि जी हमारा ये राइट था, ये मारा गया, ये पैसे, ये फला चेक करें, ये फला चेक करें, ये फला चेक करें, तो फिर जाके आइंदा से बाकी अदारों को भी कान होंगे। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो मैं चेयरमैन नैब से गुजारिश करूंगा कि पहले तो फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी की तलाशी ले लें, फिर स्काई गार्डन के मालिक चौधरी इस्माइल की तलाशी ले लें कि वो पैसे जो थे वो कहाँ गए हैं, क्योंकि वो बताया जाता है कि अरब रुपए से ज़्यादा इकट्ठा हुआ, काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। 2016 में ये पैसे लिए गए थे, सरकारी मुलाजमीन थे, वो प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। और फिर दूसरी बात जो है खौफनाक, क्योंकि मैंने वहाँ पे चेक किया है फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के अफसरान से, मैंने उनसे कहा कि जी स्काई गार्डन क्यों तावन नहीं कर रहा, क्यों नहीं ये डिलीवर हो रहा। वो कह रहे हैं जी उनके ऊपर तल्लकात हैं। अब मुझे नहीं पता ऊपर कहाँ तल्लकात हैं। अब अगर अल्लाह मियाँ से उनके तल्लकात हैं चौधरी इस्माइल के, तो अल्लाह मियाँ तो कहता है फिर इंसाफ करो। अल्लाह मियाँ तो नहीं कहता किसी का हक खा लो, अल्लाह मियाँ तो नहीं कहता किसी के पैसे खा लो, और कहाँ ऊपर तल्लकात हैं। और फिर इसके अलावा ये जो चौधरी इस्माइल और स्काई गार्डन के जितना भी जो कुछ भी है, इसके ऊपर भी हम तहकीकात करेंगे। चौधरी इस्माइल साहब अपना मौक़िफ़ देना चाहें, हम हाज़िर हैं। मैंने उनको 2-3 दफ़ा फ़ोन किया, उनका कोई नायब कासिद या पता नहीं उनका पीए कोई फ़ोन उठाता है। पहले तो उन्होंने कहा जी, पहले फ़ोन किया उन्होंने कहा जी चौधरी साहब जो हैं वो कहीं मीटिंग में हैं। फिर दोबारा फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी चौधरी साहब जो हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। चौधरी साहब जब आपकी मीटिंग फ्री हो जाए, चौधरी साहब जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए, तो हम आपका मौक़िफ़ देने के लिए भी तैयार हैं। और रही बात फेडरल एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी की, तो वो जब चाहें अपना मौक़िफ़ देना चाहें उसके लिए भी हम हाज़िर हैं। लेकिन ये अब बात किसी ना किसी तरफ लग के रहेगी कि 2009 में आप पैसे लेते हैं, 2025 आ जाता है और सरकारी मुलाजमीन को आप प्लाट नहीं देते, प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते, और एक नायब कासिद जो है वो सांप बन के उसके ऊपर बैठ जाता है। ये तो बड़ी ज़्यादती है। तो जहाँ भी तल्लक है उसका रहे तल्लक। हम ऊपर भी खत लिखेंगे कि जनाब एक नायब कासिद कहता है जी मेरे ऊपर तल्लक आते हैं, मैं प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करूँगा, मैं तावन नहीं करूँगा, और हाउसिंग अथॉरिटी उससे यरकती है, डरती है। तो हम जहाँ तक हो सका सरकारी मुलाजमीन की आवाज़ बनेंगे, आवाज़ उठाएंगे। फ़िलहाल शमशाद मांगट और जनाब डॉक्टर ग़ुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।